बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग लेक्चर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास फोर्थ वाइटल साइन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास होता क्या है, जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरीज के, तो आर्टरीज के वॉल्स पर हमारे पास एक प्रेशर इंसर्ट करता है। बेसिकली वो प्रेशर जो होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसके लिए हम टू स्पेसिफिक रीडिंग्स यूज़ करते हैं, एक को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और एक को हम डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो हाईएस्ट प्रेशर होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ब्लड को आर्टरीज की वॉल्स पर जो आर्टरीज में इंसर्ट करता है और साथ में उनकी वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो लोएस्ट प्रेशर होता है जब हमारे हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उस टाइम वेंट्रिकल्स जो होते हैं रेस्ट पर होते हैं और ब्लड से रिफिल हो रहे होते हैं, तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो उनको हम मिलीमीटर पर मरकरी जो है या मिलीमीटर पर एचजी, हम इनको इस यूनिट में लिखते हैं। हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जो हाईएस्ट प्रेशर होता है उसको हम और जो लोएस्ट प्रेशर होता है उनको हम एक फ्रैक्शन में लिखते हैं, जिसमें हाईएस्ट जो होता है वो ऊपर आता है और जो लोएस्ट होता है वो नीचे आता है। इस तरह ये जो 120/80 लिखा हुआ है, इसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है और जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। जो हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है एक अडल्ट के लिए। फिर उसके बाद थ्रू एज वो चेंज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पल्स प्रेशर क्या होता है कि जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब इनकी वैल्यूज़, जब सिस्टोलिक वैल्यू से हम डायस्टोलिक वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं तो उनमें जो वैल्यू आती है वो पल्स प्रेशर कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर है, 120 माइनस 80 तो पल्स प्रेशर जो है ये 40 आता है। अगर हम जनरल बात करें तो जो हमारे पास पल्स प्रेशर अगर 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम वाइडन ब्लड पल्स प्रेशर कहेंगे, और ये जब 40 से कम हो जाएगा और तो इसको हम नैरोड पल्स प्रेशर कहेंगे। अब वाइडन पल्स प्रेशर ये जो है किसी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या एनीमिया, इन दोनों का ही क्या है, एक इंडिकेटर है। अगर हमारे पास पल्स प्रेशर 40 से जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी जो है वो हमें एनीमिया हो गया है। और नैरो पल्स प्रेशर जो है ये CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या शॉक, ये हमारे पास इसका इंडिकेटर होता है। इस तरह पल्स प्रेशर जो है ये कार्डियोवास्कुलर, इसकी मदद से क्या होता है कि ये हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ पल्स प्रेशर के बेस पर जो है वो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ है, इस पेशेंट के हार्ट को ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमें ऑल एस्पेक्ट से हमें सोचना होगा। फॉर एग्जांपल हमें पेशेंट्स का बीपी जो है वो बार बार चेक करना है, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स होंगे जिनकी बेस पर हम फैसला करेंगे, सिर्फ पल्स प्रेशर नहीं होगा। ये हमें सिर्फ एक इंडिकेट करता है, एक क्लू देता है। अब हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम आता है। जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी में दो तरीकों से रेगुलेट होता है। जो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म्स होता है, ये ब्लड वेसल के डायमीटर को, हार्ट रेट को और कंट्रैक्टिलिटी को जो है इसको रेगुलेट करता है। जो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स आते हैं वो बाकायदा तौर पर पूरी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेंगे। इस पिक्चर के थ्रू हम शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सीखेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो इट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो अब जब शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा हमारे पास कि उसकी वजह से हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी और हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एपिनेफ्रिन
और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करेंगे। वो इन टर्न क्या देंगे हमें, वो हमारा जो कार्डिक आउटपुट होगा वो ब्लड को ज़्यादा करने के लिए, तो ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर लेगा, जो हमारे वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन कर लेगा। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर जो होगा वो जब हाई होगा तो यही जो सिस्टम है ये उलट हो जाएगा, इसके ऑपोजिट होगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म आता है। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा हमारे पास कि उसमें जो किडनीज होंगी जिसमें हम बाकायदा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे, उसमें जो किडनीज होती हैं वो रेनिन को प्रोड्यूस करती हैं। रेनिन जो है वो इन टर्न एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करता है। वो जो है वो इन टर्न क्या करता है, दो फंक्शन करता है। एक एडीएच हार्मोन जो अल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ये उसकी जो है स्टिमुलेशन कर लेता है और ये थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है। जब ये दोनों ये करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि इसके नतीजे में भी क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और एरिथ्रोपायोटिन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती है, इनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है ये इंक्रीज हो जाता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन होते हैं। तो ये दो हमारे पास वो मैकेनिज्म्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रखती है, अपने जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। अब यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात की कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो अगर फॉल हो जाए, वो अगर कम हो जाए तो क्या होता है। तो जो हमारे पास जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। इसके नतीजे में क्या निकलता है कि जो ब्रेन को जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है, इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो इन्होंने भी हमें यही पहले रिजल्ट बताए कि जो सबसे पहले जब चेंजेस आती हैं तो चेंजेस होते होते लास्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि कार्डिक आउटपुट यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वेसल्स को क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। वो क्या करते हैं, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इससे इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी से और इस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइज हो जाता है और ये जो होम्योस्टेसिस होती है वो मेंटेन हो जाती है। अब लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म जिस पर हमने जो है रेनिन की बात की जो कि किडनी से रिलीज होता है, तो ये क्या है, डायरेक्ट रीनल मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है कि किडनी से डायरेक्ट रेनिन प्रोड्यूस होता है और वो रेनिन एंजियोटेंसिन 2 जो है उसको स्टिमुलेट करके अपना जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट कर लेता है। और या इनडायरेक्ट होता है जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक में रेनिन जो होता है वो डायरेक्ट आर्टीरियल ब्लड के साथ जो होता है उसको रेगुलेट कर लेता है, और इसमें ये जो हमने ये पढ़ा ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेनिन का मैकेनिज्म था। तो ये क्या करता है कि ये इनडायरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल रेनिन पहले एंजियोटेंसिन को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा और उसके बाद वो अपना ब्लड प्रेशर जो होगा वो मेंटेन करेगा। जो पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, यानी किस चीज़ को शो करता है, कार्डिक आउटपुट को, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को, कार्डिक आउटपुट यानी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो किस तरीके से है, वेसल्स की जो वो रेजिस्टेंस एबिलिटी है वो कितनी है, वो किस तरीके से है, और ब्लड वॉल्यूम के रिफ्लेक्ट करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आर्टरी की इलास्टिसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो वो हमें ब्लड प्रेशर के थ्रू वो हमें पता चल जाएगी।
ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस हैं जो कि हमें ये इंडिकेट करती हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई की तरफ जो है वो अपने नॉर्मल यूजुअल रेंज से हाई हो गया है। तो नॉर्मल जो कितना होता है हमारे पास 120 या इससे कम होगा और डायस्टोलिक 80 या इससे कम होगा। अगर वो पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है यानी वो हाइपरटेंसिव जो है उसका बीपी जो होता है वो यूजुअल रेंज से हाई हो रहा है, तो उसकी भी हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हमें स्टार्ट में ही जो है वो पता चल जाता है, जिसमें प्री हाइपरटेंशन में जो पेशेंट का जो बीपी होगा वो 120 से 139 के दरमियान में चल रहा होगा और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 से 89 के दरमियान में होगा। हाइपरटेंशन 140 से 169 रेंज में होगा और डायस्टोलिक में 90 से 109 होगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगी, उसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो 80 से अबव कर जाएगा और वो जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो 110 से अबव कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि हम कभी भी एक ही बार ब्लड प्रेशर को चेक करने से ये फैसला नहीं करते कि हमारे पास ये बंदा हाइपरटेंसिव है। हम बार बार चेक करते हैं और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स हैं जो कि एज के अकॉर्डिंग जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। आप लोग इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद करें। अब वो फैक्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। रेस यानी नस्ल के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारे पास नस्ल के अकॉर्डिंग भी क्या होती हैं वो ब्लड, इस बात का मतलब ये है कि जो नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो हमारे पास जेनेटिकली जो डिफरेंस आता है या लाइफस्टाइल जो डिफरेंस आता है उसके वजह से भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक नस्ल के लोगों से दूसरे नस्ल के लोगों के दरमियान चेंज होता है। एक्सरसाइज की वजह से, एज की वजह से, डायर्नल वेरिएशंस की वजह से यानी दिन और रात में ब्लड प्रेशर का जो है वो अनयूजुअली चेंज होते रहना, स्ट्रेस की वजह से और जेंडर की वजह से। नॉर्मली जो फीमेल प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं ये ब्लड प्रेशर को लो रखते हैं और कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर की असेसमेंट हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ब्लड प्रेशर का डिवाइस यूज़ होता है, एक टूल यूज़ होता है जिसको हम जो है स्फेग्मोमोनोमीटर कहते हैं। फिर इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जो कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इनमें हमारे पास एक ब्लड प्रेशर कफ होता है, जो भी हमारे ब्लड प्रेशर टेकिंग साइट होती है हम उससे वो जो है वो ब्लड प्रेशर वहाँ से चेक करते हैं, वहाँ पर उस कफ को बांधते हैं। उसमें एक स्फेग्मोमोनोमीटर होता है और एक हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एफ्लुएंट स्किल्स के बारे में सीखेंगे। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्फेग्मोमोनोमीटर्स है। जो हमारे पास मरकरी वाला होता है इसमें हम मरकरी की रीडिंग्स को देखकर ब्लड प्रेशर फाइंड करते हैं। एनारॉइड जो होता है ये हमारे पास, इसमें हम या तो स्टेथोस्कोप साथ में यूज़ करते हैं और या पाल्पेटरी मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होता है जो कि डायरेक्ट ब्लड को जो कि डायरेक्ट ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हमें बता देता है। इनमें जो है दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास इन्वेजिव होता है जो कि आईसीयू, सीसीयू इस तरह के वार्ड्स में जो है वो यूज़ होता है। ये इन्वेजिव होता है यानी ये जो है इसमें हमारे पास नीडल्स और इन सब का यूज़ होता है। और इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास है ऑस्कल्टेटरी मेथड और पाल्पेटरी मेथड हमारे पास है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जिसमें हमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें जो है नीडल या कैथेटर की हमें ज़रूरत होती है। कोई भी कैथेटर जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की टेकिंग में हम यूज़ करते हैं वो कैथेटर और वो नीडल वो हम ब्रेकियल, रेडियल या फिमोरल आर्टरी में हम उसको इंसर्ट करते हैं, जो कि हमें वहाँ से वो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। ये इस तरह की जो मेथड है ये ज़्यादातर जो क्रिटिकल वार्ड्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो हम एनारॉइड स्फेग्मोमोनोमीटर से जो है जब हम ब्लड टेकिंग करते हैं, यानी हम जो है पाल्पेटरी मेथड से हम क्या करते हैं कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेकियल
आर्टरी से जो है वो ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर अपनी ये जो 3 मिडल फिंगर्स होती हैं उनको हम एज अ पाल्पेशन यूज़ करेंगे। जब हम स्किल्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि उसमें हम 3 जो मिडल फिंगर्स होती हैं उनको जो है वो हम ब्लड प्रेशर यानी पल्स की रीडिंग्स जो है जब हम वहाँ से लेते हैं तो वहाँ से हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग भी जो है वहीं से करते हैं। और ऑस्कल्टेटरी मेथड जब सेम मेथड जो है जब हम उसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं तो वो ऑस्कल्टेटरी मेथड कहलाता है। अब हमारे पास साइड्स हैं जिसमें अपर आर्म आता है, थाई है, लेग है और फोर आर्म है। अपर आर्म में हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी होती है जो बिल्कुल कॉमनेस्ट आर्टरी होती है, हम ज़्यादातर ब्लड प्रेशर इसी से लेते हैं। और थाई से जो हम लेते हैं तो हम पोप्युलेटरल आर्टरी से लेते हैं। फोर आर्म में हमारे पास रेडियल आर्टरी होती है और जो हम लेग के लिए लेते हैं उसमें हम पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सल पेडिस जो है वो हम इससे पहले आप लोगों ने जो पल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये जो आर्टरीज है वो आसानी से समझ आ जाएंगी। अब जब ब्लड प्रेशर में अल्ट्रेशन आएगा, अगर वो अपने यूजुअल रेंज से ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन कहलाएगा। और हाइपरटेंशन हम फर्स्ट टाइम पे ही जो है वो नहीं कहेंगे कि हमने फर्स्ट टाइम पर ही पेशेंट को हाइपरटेंसिव बोल दिया, नहीं। हम क्या करेंगे कि हम बार बार जो है वो चेक करेंगे और 2 या 2 से ज़्यादा बार रीडिंग्स उसी तरह जो हाइपरटेंशन की रीडिंग्स हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी हैं अगर उसी तरह परसिस्टेंट आ रही हैं तो तभी जो है वो हम एक पेशेंट को हाइपरटेंसिव कहेंगे। हाइपोटेंशन जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होता है वो अपने यूजुअल रेंज से कम हो जाए। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन, ये जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की अल्ट्रेशन में जो थर्ड पार्ट है यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग और इससे हाँ ज़रूर एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। ये क्या होता है कि ये हाइपोटेंशन कब डेवलप होता है, जब हमारे पास एक बंदा है अगर वो बहुत टाइम तक जो है वो एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसका जो ब्लड होता है वो उसके लोअर बॉडी की तरफ जो होता है वो पूल कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हो जाता है तो जो हमारे पास ब्लड पूलिंग हुई थी तो वो जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो होगी वो रश करते हुए हमारे अपर बॉडी की तरफ आएगी। तो इससे हमारे पास जो है वो डिजीनेस काज होगा और इससे क्या होगा कि जब हम उस टाइम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे तो वो जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो हमें शो होगा। तो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं कि जिससे एक पोजीशन के चेंज होने के बाद जो है जो ब्लड प्रेशर पे असर आता है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर इसके अलावा आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।